नमस्कार, आपका स्वागत है। यह कक्षा 6वीं की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी का लास्ट लास्ट चैप्टर है। इस चैप्टर का शीर्षक है भारत के जलवायु, वनस्पतियां और वन्यजीव। यह बहुत छोटा चैप्टर है एनसीईआरटी के हिसाब से और बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। अगर आप इस चैप्टर को स्किप कर देंगे तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि यह चैप्टर विस्तार पूर्वक अगले के किसी वीडियो में कवर किया जाएगा, जब कक्षा 11th की एनसीईआरटी को कवर किया जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं भारत की जलवायु। भारत की जलवायु को जानने के पहले हम समझते हैं मौसम क्या है। मौसम अरबी भाषा के मौसीम शब्द से बना है। अब जानते हैं मौसम क्या है, तो भाषा से बना तो ठीक है। मौसम जब एक दिन में, दिन प्रतिदिन या दिन भर में, तापमान में, वर्षा में और आर्द्रता में, इन सब में परिवर्तन होता रहता है। किसी भी समय परिवर्तन हो सकता है, दिन में भी कई बार हो सकते हैं, दिन प्रतिदिन भी परिवर्तन हो सकते हैं, उसे हम मौसम कहते हैं। सुबह गर्मी लगी, शाम को ठंडी लगने लगी, दिन को धूप लगा, शाम को कम धूप लगा, दोपहर में धूप ज्यादा था, शाम को कम धूप था। अब इससे जो गर्मी हुई, उमस हुई, ये सारा मौसम ही होता है। इसका मतलब है जलवायु क्या है? मौसम के औसत माप को जलवायु कहते हैं। किसी स्थान पे जाते हैं, कौन स्थान? एग्जाम्पल के तौर पे लखनऊ लेते हैं। लखनऊ एक भौगोलिक क्षेत्र है। उस भौगोलिक क्षेत्र का के मौसम का यदि औसत दशा देखी जाए तो जलवायु है। अब इस डेफिनेशन को याद रखिए कि किसी स्थान के मौसम की औसत दशा ही जलवायु है। अब हम समझते हैं कि जब जब कोई एक बॉलीवुड का शायद गाना है कि मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे, वो गाना ये थोड़ी है जलवायु की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे। इसका मतलब है जलवायु हजारों हजार साल तक अगर एक जगह बनी रहे तो ये कोई आश्चर्यचकित वाली बात नहीं। जलवायु लंबे समय तक एक जगह बनी रहती है, लेकिन मौसम नहीं, मौसम बदलता रहता है। किसी भी क्षण बदल सकता है, किसी भी दिन बदल सकता है मौसम। अब हम मौसम को देखते हैं कि मौसम कितने प्रकार के होते हैं। खासकर हम अपने भारत की जलवायु को देखेंगे। अभी वर्ल्ड ज्योग्राफी की जलवायु को नहीं कवर किया जा रहा है। एनसीईआरटी में मौसम को ऋतुओं से जोड़कर बताया है कि 4 हैं। कौन है? नंबर 1 उसने कहा कि शरद ऋतु, शीत ऋतु, सॉरी, शीत ऋतु, शीत ऋतु। दूसरा कहा ग्रीष्म ऋतु। तीसरा कहा वर्षा ऋतु। चौथा कहा शरद ऋतु। शीत ऋतु कब से कब है? अब यही है, दिसंबर जनवरी फरवरी, 3 महीना, ये है शीत ऋतु। ग्रीष्म ऋतु कितना है? मार्च अप्रैल मई, मार्च से मई तक, ये है ग्रीष्म ऋतु। और जून जुलाई अगस्त, ये है जून से अगस्त तक, ये है हमारा वर्षा ऋतु। और सितंबर अक्टूबर नवंबर, सितंबर से नवंबर तक, ये है वर्षा ऋतु। अब देखते हैं शीत ऋतु में क्या होता है। शीत ऋतु में स्वाभाविक से शीत ऋतु चल रहा है, जो अभी दिसंबर का महीना चल रहा है। शीत ऋतु में ऊनी कपड़ों की जरूरत पड़ती है। शीत ऋतु में हमारी जो भौगोलिक बहुत ज्योग्राफी की चीज है उसको समझिए। शीत ऋतु में हमारे भारत पर कर्क रेखा जो बीचों बीच से लगभग भारत गुजरती है, उस पे सूर्य की किरणें, अगर ये हमारा भारत है एग्जाम्पल के तौर पर, अगर ये भारत है, ये बीच से जो कर्क रेखा गुजरी है उस पे सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। अगर सीधी पड़े तो उष्मा ज्यादा प्राप्त होगा, तिरछी पड़ती हैं और तिरछी पड़ने की वजह से ठंड लगती है। ग्रीष्म ऋतु पे कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें लगभग सीधी पड़ती हैं, जिससे ज्यादा उष्मा प्राप्ति होती है और गर्मी लगती है। वर्षा ऋतु में भारत में वर्षा होती है, और वर्षा कहाँ से होती है मैप बना के देखते हैं, क्लियर हो जाएगा। पहले शरद ऋतु देख लें। शीत ऋतु के बाद शरद ऋतु आता है, जो मौसम वर्षा होने के बाद मौसम ठंडा रहता है, लेकिन ठंडी नहीं पड़ती है। शीत नहीं पड़ता है, हल्का हल्का ठंडी रहती है, हल्की हल्की गर्मी रहती है, उसे हम कहते हैं शरद ऋतु। अब हम वर्षा देखें पहले।
कुछ ऐसा ही है भारत में, बस मान लीजिए आप, ऐसे मानने में क्या जा रहा है। ये हमारा जो इधर वाला एरिया है, यह है अरब सागर। अरब सागर से जो हवाएं आती हैं वो आर्द्रता युक्त हवाएं होती हैं। जब ये आर्द्रता युक्त हवाएं पश्चिम घाट से टकराती हैं तो पश्चिम घाट के क्षेत्रों में धुआंधार बरसात करती हैं, मूसलाधार बरसात करती हैं। और जब ये हवाएं अगर श्रीलंका के नीचे से और इधर से गुजर के आती हैं तो ये हवाएं इधर नहीं कर पाती, क्योंकि यहाँ पर जो अरावली है वह मानसूनी हवाओं के समानांतर पड़ जाता है। ये हवाएं आती हैं और नॉर्थ ईस्ट के पहाड़ियों से टकराती हैं, आराकान योमा की पहाड़ी से टकराती हैं और नॉर्थ ईस्ट में बरसात करते हुए, पश्चिम बंगाल में बरसात करते हुए, बिहार से एंट्री करते हुए उत्तर प्रदेश और दिल्ली तक जाती हैं। कहने का मतलब है कि वर्षा हमारे यहाँ, अगर ये ग्लोब है तो ग्लोब में ये वाला जो क्षेत्र है इसे हम कहते हैं दक्षिण पश्चिम। और दक्षिण पश्चिम के क्षेत्र से जो मानसूनी हवाएं आती हैं, ये हवाएं आर्द्रता युक्त होती हैं और भारत में वर्षा कराती हैं। इसी के कारण हम कहते हैं कि भारत की जलवायु दक्षिण पश्चिम मानसूनी जलवायु है। अब हम कहते हैं जलवायु देखें क्या है। जलवायु हमने कहा किसी भौगोलिक क्षेत्र, चाहे वो भौगोलिक क्षेत्र उत्तर प्रदेश माने, पूरे भारत को माने, किसी भौगोलिक क्षेत्र के मौसम की औसत दशा को जलवायु कहा जाता है। अब ये जलवायु निर्धारित कैसे होते हैं? ये जलवायु को निर्धारित करने के लिए उस जो भूभाग है, उस भूभाग की उच्चावच देखते हैं, हाइट कितनी है, समुद्र से उसकी ऊंचाई कितनी है, समुद्र से उसकी दूरी कितनी है। भारत अगर है तो समुद्र तल से भारत का मुख्य भूभाग की ऊंचाई कितनी है, समुद्र तल से भारत के का जो भौगोलिक क्षेत्र है वो कितना ऊंचा है, कितना दूर है। उसके बाद देखते हैं कि वहां पर पर्वत कितने हैं। पर्वत अगर पर्वत ही है तो ही बाधा उत्पन्न करता है। हिमालय जो है, हिमालय हमारे यहाँ उत्तर पश्चिम से आने वाली मानसूनी हवाओं को रोकता है, और जब ये बाधा उत्पन्न करता है तभी तो नॉर्थ ईस्ट से ये हवाएं टर्न लेती हैं, यू टर्न लेती हैं और ठंडी होकर के, चाहे मेघालय हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, टर्न लेती हैं और पहाड़ियों से टकरा टकरा कर बादल बनते हैं और वर्षा होती है। ये तो हुआ हमारे यहाँ जलवायु की बात। क्या जलवायु निर्भर करती है वनस्पतियों को? तो बिल्कुल हाँ, वनस्पतियां पूर्णतः जलवायु पर निर्भर करती हैं। अगर रेगिस्तान हमारे यहाँ जो राजस्थान है, राजस्थान का जैसलमेर देखें तो जैसलमेर में बरसात किसी किसी वर्ष होती है, किसी किसी वर्ष बिल्कुल नहीं होती है, तो वहां पर दूसरी वनस्पतियां होंगी। और वहीं जो मानसीराम है, मेघालय का मानसीराम, वहां पर बरसात ज्यादा होती तो वहां दूसरी तरह की वनस्पतियां होंगी। जो लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, इन जगह जहां पर बर्फबारी होती है, जहां पर मौसम बहुत ठंडे हैं, वहां पर दूसरे तरह के वनस्पतियां और झाड़ी उगेंगी। और जहां राजस्थान है, जहां जैसलमेर, वहां पर जहां पर बरसात न के बराबर होती है, वहां गर्मी ज्यादा पड़ती है, वहां दूसरी तरह की वनस्पतियां होंगी। लखनऊ का तापमान कुछ अलग होगा, मुंबई का तापमान कुछ अलग होगा। मुंबई तटीय एरिया में है, मुंबई यहाँ कोस्टल एरिया में है, लखनऊ यहाँ बीच में है, उत्तर प्रदेश की राजधानी है। तो कोस्टल एरिया से मुंबई में आने वाली हवाएं जो होंगी आर्द्रता युक्त हवाएं होंगी, न तो ज्यादा ठंडी पड़ेगी न तो ज्यादा गर्मी पड़ेगी। लखनऊ में गर्मी में ज्यादा गर्मी पड़ेगी और ठंडी में ज्यादा ठंडी पड़ेगी। उसके बाद अब हम देखते हैं कि अगर ये सारी चीजें डिसाइड करती हैं तो क्या वनस्पतियां जो होती हैं वो कितने प्रकार की। एक तो कृत्रिम वनस्पतियां हैं, कृत्रिम वनस्पतियों को हम जो आम का पेड़, नींबू का पेड़, नीम का पेड़ जो लगाते हैं, इन तरह की वनस्पतियों कृत्रिम वनस्पतियां कहते हैं। प्राकृतिक वनस्पतियां क्या है? प्राकृतिक वनस्पतियां स्वतः उगती हैं। जब हम कहीं जा रहे हैं और रास्ते में देखते हैं बड़े बड़े वृक्ष हैं और वो कब के उगे हैं, कब तक उनका जीवन काल है, उसका कोई देख रेख करने वाला नहीं है, उन वनस्पतियों को हम प्राकृतिक वनस्पतियां कहते हैं। प्राकृतिक वनस्पतियों से अब भारत में या पूरे दुनिया में बड़े बड़े जंगल जितने हैं वो सब प्राकृतिक वनस्पतियों का ही परिणाम है। वनस्पतियां, जब जब हम वनस्पतियों को बोल रहे हैं तब तब एक झाड़ी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। झाड़ी का मतलब होता है छोटे छोटे पौधे। उन छोटे छोटे पौधे में फूलों के भी पौधे हो सकते हैं और छोटे छोटे कटीले पौधे भी हो सकते हैं। झाड़ियां वन्य जीवों के लिए प्राकृतिक आवास भी प्रदान करती हैं। बहुत सारे वन्य जीव हैं, इन वनस्पतियों पर ही अपना जीवन निर्भर करते हैं। जब इन वनस्पतियों की अंधाधुंध अगर कटाई होती है तब ये जो ये वन्य जीव हैं, ये प्राकृतिक आवास को छोड़ करके हमारे ग्रामीण और शहरी आवास की तरफ मूव करते हैं, जिससे मानव और जो एनिमल है उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है।
और इसी के कारण भारत सरकार द्वारा तमाम तरह की योजनाएं चलाकर, चाहे बाघ संरक्षण योजना हो, चाहे हाथी परियोजना हो, इन सब के को चला करके भारत सरकार द्वारा इन वन्यजीवों को संरक्षण प्रदान किया जाता है। इसमें नेशनल पार्क एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। नेशनल पार्क में एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें तो क्या वन्य जीव में एक ही तरह के नहीं है, बाघ भी है, बारहसिंघा भी है, एक सींग वाला गैंडा भी है। तो बाघ के लिए नेशनल पार्क है, चीता के लिए कुन्हो नेशनल पार्क है। तो वैसे बब्बर शेर जो एशियाई शेर है उनके लिए गिर नेशनल पार्क है, जो हाथी है उनके लिए कर्नाटक और केरल में कई नेशनल पार्क डेडिकेटेड हैं, जो एक सींग वाला गेंडा है उनके लिए काजीरंगा नेशनल पार्क है असम में, और दुधवा नेशनल पार्क हमारा यहाँ उत्तर प्रदेश में है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आती है। साइबेरियन पक्षी आर्कटिक रीजन से 8000 किलोमीटर, कितनी दूर है, 8000 किलोमीटर से उड़ान भरती हैं और आती हैं भारत के बहुत सारे क्षेत्रों में। इसमें से एक राजस्थान का क्षेत्र है जिसका नाम है केवला नेशनल पार्क। केवला नेशनल पार्क भी प्रवासी पक्षियों के लिए आश्रय बनाता है। इसी के साथ ये चैप्टर जो लास्ट चैप्टर था ये भी खत्म होता है, और अब लास्ट में जो कक्षा 6वीं की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है इसको खत्म करने के बाद हम आपसे यही गुजारिश करेंगे कि आप इस वीडियो को देखिए, जितना स्पीड देख सके उतना स्पीड देखिए। इसको हम कम संसाधन होते हुए भी बहुत स्पीड से कवर करने की कोशिश किए हैं। फिर भी आप किताबें पढ़िए। किताब पढ़ने का कोई भी दूसरा विकल्प, कोई भी दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता है। आप किताबें पढ़िए, पहले वीडियो देखिए फिर किताबें पढ़िए। इसमें बहुत डेप्थ इसलिए नहीं कवर किया गया है कि ये छोटे-छोटे बच्चों के लिए है जो भविष्य में यूपीएससी, राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा, पीसीएस, वनडे एग्जाम में कोई परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए यह वीडियो डेडिकेटेड है। अभी यह केवल सरसरी निगाह से ही जियोग्राफी कवर किया गया, इसमें इन डेप्थ जाकर कुछ भी कवर नहीं किया गया है। कोई भी बिगिनर हो वह पीपीटी पढ़ने से बढ़िया, पीपीटी देख के पढ़ने से बढ़िया है कि ओरिजिनल किताब रखे और वीडियो हो सके तो एक बार सरसरी निगाह से देख करके उस किताब को पढ़े। जब किताब कहीं न समझ में आए तो फिर वीडियो देखे। इसी के साथ अपनी बातों को खत्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।